तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली हमें इस चैप्टर में रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स दे रखी होंगी, ठीक है। हम एक एक टाइप को एक एक लेक्चर में बहुत अच्छे से और डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए आपको, ठीक है। तो बाकी आप लोग अब सोचोगे कि भैया टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और रिएक्शन की पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने यहाँ ये क्यों लिखा है? ये तो कुछ हमें फोटोसिंथेसिस जैसा लग रहा है जो आपने लास्ट लेक्चर में हमें बताया था। तो मैं कहूंगा हाँ यार, ये बिल्कुल ये वही चीज है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ करके बताया था। फोटोसिंथेसिस जैसा सा ये कुछ थोड़ा थोड़ा हमें मिलती जुलती रिएक्शन लग रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन लग रही है हमें ये थोड़ी बहुत। मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैं इसे आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, लेकिन बैलेंस करना रह गया था लास्ट लेक्चर में। इसलिए हम इस लेक्चर में इनिशियली पहले इसको बैलेंस करना देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो पहले इसको एक बार बैलेंस करना सीख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल रिएक्शन है जिसे आप बैलेंस करो। अगर आप इसे बैलेंस कर लेते हो, इसे सीख लेते हो बैलेंस करना, तो बाकी फिर जो छोटी मोटी आएंगी चिंगू पिंगू जो चिल्लर आएंगी उसको तो आप ऐसे ही उछाल दोगे, ठीक है। तो चलो एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा बैलेंस करना, किसे कैसे करते हैं बैलेंस। मैंने आपको क्या क्या कहा था कि दोनों तरफ, या तो रिएक्टेंट की तरफ या तो प्रोडक्ट की तरफ, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का सबसे ज्यादा नंबर होगा, किसी एक पर्टिकुलर एटम का सबसे ज्यादा नंबर होगा, आपको उसी पर्टिकुलर एटम को ढूंढ के निकालना है। तो यार मैंने यहां अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो कार्बन यहां एक ही है, यहां कार्बन 6 है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के यहां 3 एटम्स हैं, 2 यहां और 1 यहां, और यहां ऑक्सीजन के 6, 2 8 और 1 9 एटम्स हैं ऑक्सीजन के यहां। फिर हाइड्रोजन के यहां 2 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के यहां 12 और 2 14, हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं। मतलब इस तरफ हाइड्रोजन के हमारे सबसे ज्यादा नंबर हैं, हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा नंबर में है, इसलिए मैं सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने से शुरुआत करूंगा, ठीक है। और बैलेंस करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था, मतलब बैलेंस करने का बेसिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही अच्छे से समझा दिया था। इसलिए इस लेक्चर में हम सीधा इस रिएक्शन को बैलेंस करना ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स इस तरफ सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप लोग गौर से देखो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड हमारे तीन तीन ही एटम्स हैं। यहां भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, और यहां भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। तो हमें बेसिकली इन तीनों को ही बैलेंस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं इस तरफ, तो इसलिए हम पहले हाइड्रोजन से बैलेंस करना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं, तो मैं यहां 7 लिख दूंगा। यहां मैं क्या लिख दूंगा? यहां मैं 7 लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा 7? क्योंकि 7 2 जा 14, हाइड्रोजन के हो गए 14 एटम्स, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो थे वो खराब हो गए। तो अब हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है हमारे, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बेकार हो गए, इसलिए अब मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को पहले बैलेंस करूंगा, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, और यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यानी 7 + 2 9 एटम्स हैं। अच्छा, अब इस तरफ गिनते हैं, 6 2 8 और 1 9, मतलब यहां भी ऑक्सीजन के 9 एटम्स हैं। मतलब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और आगे देखते हैं। तो हमने हमारे हाइड्रोजन को कर लिया बैलेंस, उसके बाद हमने हमारे ऑक्सीजन को भी कर लिया बैलेंस। अब बचता है हमारा सिर्फ कार्बन। यहां कार्बन का 1 एटम है, यहां कार्बन के 6 एटम्स हैं। तो मैं कार्बन के एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 CO2,
मतलब कार्बन के अब यहाँ कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए और यहाँ भी 6 एटम्स, मतलब कार्बन के एटम्स हमने बैलेंस कर लिए। अच्छा, अब कार्बन के एटम्स को बैलेंस करने के चक्कर में हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो थे हमारे उसे हमने खराब कर लिया। तो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को हमें दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां 6 2 12, 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं प्लस 7 ऑक्सीजन के एटम, 12 प्लस 7 19, मतलब मेरी रिएक्टेंट साइड 19 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मुझे इस तरफ भी 19 ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से सोचो, यहां भी ऑक्सीजन लिखा हुआ है मेरा, यहां भी ऑक्सीजन लिखा हुआ है और यहां भी ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो अब आप लोग सोचोगे कि भैया मैं मल्टीप्लाई कहां करूं, मतलब किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो मुझे यहां भी दे रखे हैं, यहां भी ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहां भी ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यार मैं कहूंगा अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज के पीछे मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए, तो यहां जो कार्बन एटम्स की संख्या है वो दोबारा बढ़ जाएगी। मतलब यहां कार्बन के एटम्स, यहां कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 6 थे, अब दोबारा आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां आपके 36 कार्बन के एटम्स हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा यहां बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। इस कारण मैं ग्लूकोज के पीछे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मेरे ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूं क्या मैं H2O के पीछे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ताकि मैं अपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करूं। तो मैं कहूंगा यार यहां पे अगर मैं एक, तो ध्यान से सोचना, अगर मैं H2O के पीछे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक तो पहले हाइड्रोजन का नंबर खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो चलो खैर बैलेंस हो गए, लेकिन फिर यहां हाइड्रोजन का नंबर खराब हो जाएगा। हाइड्रोजन का नंबर यहां जब खराब होगा तो हाइड्रोजन को दोबारा बैलेंस करने के लिए आप यहां मल्टीप्लाई करोगे दोबारा किसी नंबर से। ठीक है, तो फिर यहां दोबारा ऑक्सीजन का नंबर खराब हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहां किसी को ढूंढोगे। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए यहां भी H2O के पीछे भी अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं वो भी मुझे संभव नहीं दिख रहा। मतलब ये भी थोड़ी, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक साइकिल बन जा रही है ना। हाइड्रोजन का नंबर खराब हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां गए तो ऑक्सीजन का नंबर खराब हो गया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोबारा इस तरफ आई। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल चलती जा रही है। इसलिए सबसे बेस्ट मेरे लिए यही होगा कि मैं इस O2 को, जो ये मेरा सिंगल O2 है, इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अगर मैंने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा O2 को, तो ये ना तो हाइड्रोजन को खराब कर रहा है, ना तो हाइड्रोजन के नंबर को खराब कर रहा है, और ना ही ये मेरे कार्बन के नंबर को खराब कर रहा है। तो मैंने यहां ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मेरे ऑक्सीजन को यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 6O2 मतलब 6 2 12, ऑक्सीजन कितने नंबर है, 6 2 12, मतलब 12 ऑक्सीजन एटम्स है, 12 प्लस 1 13 ऑक्सीजन एटम, 13 प्लस 6 19 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब यहां गिनते हैं दोबारा, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन एटम्स, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 होता है 19। तो यहां इस तरफ भी मेरे 19 ऑक्सीजन एटम्स हो गए और इस तरफ भी मेरे 19 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं मेरी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करता हूं। और बाकी आप ये सब तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एक्वस का मतलब क्या होता है और ये एल का मतलब क्या होता है। एक्वस का मतलब होता है बेसिकली अगर आप ग्लूकोज पाउडर के फॉर्म में होता है ना, ग्लूकोज को उठा के आपने पानी में मिला दिया तो बेसिकली मैंने ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, इस कारण मैं उसके पीछे AQ लगाता हूं। ठीक है, और अगर आपको कहीं एक चीज और नोट कर लो, H2O के साथ अगर आपको कहीं G लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है कि मैं H2O की स्टीम यूज कर रहा हूं। यहाँ पे H2O का मैं स्टीम यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं H2O को स्टीम के फॉर्म में यूज करूंगा तभी तो मेरा H2O गैस की फॉर्म में होगा। ठीक है, H2O की जो स्टीम होती है वही तो गैस होती है। ठीक है, या H2O वेपर फॉर्म में वही तो उसका गैस होता है। ठीक है, बस ये था। अब हम शुरू करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या है,
पहले आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन सुन लो। दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब मैं मेरे दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करता हूं, दो सब्सटेंसेस को जब मैं कंबाइन करता हूं तो वो कंबाइन होके ये दो सब्सटेंसेस एक तीसरा नया सब्सटेंस बना देते हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सी। और जो ये सी सब्सटेंस है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यही मेरी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर आपसे एक डेफिनेशन पूछ ले तो आप दोबारा सुन लो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी अंग्रेजी समझना भी आसान है बहुत। दोज केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसी को मैं क्या कहता हूं, बेसिकली मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता हूं। तो अब मैं इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं। इसके अब मैं कुछ थोड़े से एग्जांपल्स देख लेता हूं। एग्जांपल्स देखने से पहले मैं एक एक्टिविटी डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है एक्टिविटी 1.4। वो जो मैंने ए बी लिखा था ना, उसे देख के कंफ्यूज मत होना, वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था। वहां ए की जगह आप किसी सब्सटेंस को ले सकते हो, बी की जगह किसी सब्सटेंस को ले सकते हो। उन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपका एक तीसरा नया सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो एक्टिविटी 1.1 का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो जो मैग्नीशियम था वो सब्सटेंस ए था, ठीक है, O2 था वो सब्सटेंस बी था, और सब्सटेंस सी मेरा क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एक्टिविटी 1.1 में। तो चलो अब एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। तो क्या करा आपने, एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने एक छोटा सा अमाउंट आपने किसका ले लिया, क्विकलाइम का, पाउडर फॉर्म में क्विकलाइम ले लिया आपने। क्विकलाइम बेसिकली हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहां मैंने क्विकलाइम ले लिया एक बीकर में, और क्विकलाइम लिया है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, इसमें ऊपर से मैंने पानी डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया, H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, H2O लिक्विड की फॉर्म में मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो क्या होता है यहां, तो यहां मैंने पानी ऐड कर दिया मेरे क्विकलाइम में। पानी ऐड करने के बाद अगर मैं अपने बीकर को टच करके देखता हूं ना, तो मुझे ये गरम लगेगा मेरा बीकर, मुझे मेरा बीकर गरम लगेगा नीचे से। अगर मैं इसका बेस टच करके देखता हूं या मैं इसके अगल बगल टच करके देखता हूं तो मुझे मेरा बीकर गरम लग रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब क्विकलाइम और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज कर रहे होते हैं रिएक्ट होने के बाद, ठीक है। जैसा कि देखो आप कुछ इस प्रकार, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम। ये नाम थोड़े याद रख लेना, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेरा क्विकलाइम, ठीक है, प्लस H2O लिक्विड, मैंने ऊपर से पानी डाल दिया, तो ये दोनों रिएक्ट करके मुझे क्या देते हैं, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस देते हैं, वो भी एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ही होंगे ना। सोच के देखो, पानी मिलाया है मैंने, तो मुझे जो CaOH होल ट्वाइस मिलेगा वो एक्वस फॉर्म में ही तो मिलेगा, ठीक है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहां पे एक बार आप बैलेंसिंग चेक करो इनकी। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, दूसरा एटम, ठीक है, और कैल्शियम का एक एटम, यहां भी कैल्शियम का एक एटम, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस्ड है। अच्छा, अब जो मेरा ये प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहता हूं मैं इसको बेसिकली, जो इसका केमिकल नेम होता है, लेकिन इसका जो इसका जनरल पर्पस नेम होता है, जो हम इसे जनरली कह देते हैं, हम इसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं इसको,
इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो मेरा ये स्लेक्ट लाइम है, ये एक बेस है। मेरा स्लेक्ट लाइम है वो एक काइंड ऑफ बेस है। क्यों है मेरा ये बेस? क्योंकि इसके साथ OH लगा हुआ है। जब भी कहीं मुझे OH दिख जाए, किसी भी कंपाउंड के साथ OH लगा हुआ, तो वो मैं उसे बेस मान सकता हूं, या वो मेरा बेस ही होता है। ठीक है, मतलब यहां जो मेरा स्लेक्ट लाइम है वो एक बेस है। ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं थोड़ा सा। ये एक्टिविटी 1.4 जो कि बहुत सिंपल थी। और हमें मेरा बीकर गर्म क्यों लगता है? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत अमाउंट में हीट भी रिलीज करती है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां नोट कर लेना, कई बार मैं मेरे क्विक लाइम को बर्न्ट लाइम भी कहता हूं। क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज बर्न्ट लाइम। ऐसा क्यों है? मैं बर्न्ट लाइम क्यों कहता हूं मेरे क्विक लाइम को? क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको मैं लाइमस्टोन भी कहता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, और जो इसका जनरल पर्पस नेम है या कॉमन नेम है वो लाइमस्टोन है, या इसका एक और नाम होता है मार्बल। नाम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा मार्बल होता है ना, जो हमारे घरों में हम यूज कर रहे होते हैं, हमारा घर चमकाने के लिए, हमारे घर को सुंदर बनाने के लिए, वो जो मार्बल होता है वो CaCO3 ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं मेरे मार्बल को हीट करता हूं मैं अगर इसे, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में, क्योंकि CO2 तो गैस ही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो CaO है इसे मैं क्या कहता हूं? क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम। क्योंकि जब मैंने मेरे लाइमस्टोन को जलाया तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड बना। ठीक है, इस कारण मैं इसे बर्न्ट लाइम भी कहता हूं। ठीक है, क्विक लाइम तो इसका एक नाम होता ही होता है, लेकिन साथ में इसका एक नाम बर्न्ट लाइम भी होता है, क्योंकि मैं मेरे कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइमस्टोन को या मार्बल को जलाने के बाद ऑब्टेन कर रहा होता हूं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसलिए इसका नाम बर्न्ट लाइम भी होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाइट वॉशिंग की, जो हमारे घर में काफी बार व्हाइट वॉशिंग हो रही होती है। वो उसमें हम किस फिनोमिना का यूज करते हैं? उसमें भी हम कुछ ऐसी ही चीजें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है व्हाइट वॉशिंग में? ध्यान से देखना। व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है कि मेरा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था एक्वस फॉर्म में, जिसको मैं स्लेक्ट लाइम भी कहता हूं, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं एक्वस फॉर्म में लेता हूं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो मेरा यहां प्रोड्यूस होता है, इसी को मैं उठा के व्हाइट वॉश करता हूं, अपनी वॉल्स में, अपनी दीवारों में व्हाइट वॉश करता हूं। ठीक है, फिर 2 या 3 दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि व्हाइट वॉश करने के बाद जो मेरी दीवारों की फिनिशिंग होती है ना, वो बहुत शाइनी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, और एक्वस फॉर्म में लेके मैंने अपनी दीवारों में व्हाइट वॉश कर दिया व्हाइट वॉश। उसके बाद एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर जाती है मेरे एक्वस स्लेक्ट लाइम से। और जब ये मेरी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है एक्वस स्लेक्ट लाइम से, तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। तो बेसिकली जो ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट यहां प्रोड्यूस हो गया, यही मेरी दीवारों को एक शाइनी फिनिश, या मेरी दीवारों को शाइनी बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है, चिकना बना देता है।
व्हाइट वॉशिंग करने के बाद। इसलिए यही कारण है कि मेरी दीवारें व्हाइट वॉशिंग करने के बाद बहुत शानदार दिखने लगती हैं हमें। क्यों दिखती है? क्योंकि मैं स्लेक लाइन की मदद से अपनी दीवारों को व्हाइट वॉश करता हूं, ठीक है। और जो स्लेक लाइन होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो एक्वस फॉर्म में होता है। तो जब वो एक्वस फॉर्म में होता है तो दो तीन दिन बाद जो आसपास मेरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाती है मेरे स्लेक लाइन से, और स्लेक लाइन से रिएक्ट करने के बाद ये दोनों मिलके बना देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और H2O लिक्विड, ठीक है। तो बेसिकली जो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है यही हमारी दीवारों में फिर आ जाता है। मतलब मेरा स्लेक लाइन जिससे मैंने व्हाइट वॉश करा अपनी दीवारों को, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही मेरी दीवारों को शाइनी फिनिश दे रहा होता है, बस, ठीक है। यही था व्हाइट वॉशिंग। इसी प्रकार हम बेसिकली व्हाइट वॉशिंग हमारी दीवारों की कर रहे होते हैं। और ये जो ये व्हाइट क्या कहते हैं, हाँ, व्हाइट वॉशिंग का फिनोमिना, बस इतना ही था, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट वैसे आपका मार्बल भी होता है, ठीक है। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मार्बल भी होता है। तो मार्बल तो यार वैसे भी शाइनी होती है, तो बेसिकली हमने इनडायरेक्टली यहाँ हमारी दीवारों में मार्बल ही लगा दिया, थोड़ा बहुत मार्बल की सरफेस ही आ गई हमारी दीवार में, इस कारण वो हमारी दीवार शाइनी हो गई, बस सिंपल सी बात। और अब हम थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। Some more examples of combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। कार्बन सॉलिड, अगर मैं मेरे कार्बन को जलाता हूं, कार्बन का मतलब अगर मैं मेरे कोक को जलाता हूं, कोक जिससे मैं अपना कोलतार बनाता हूं, और कोलतार जो हम रोड बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, वहां मैं अपने कोक को यूज करता हूं। अगर मैं मेरे कोक को, या बेसिकली कोयला ही ले लो, क्योंकि जो मेरा कोयला है उसमें कार्बन से ही तो मेरा कोयला भी बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं अगर मेरे कार्बन को जलाता हूं या कोयले को जलाता हूं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो CO2 गैस बनाएगा, और CO2 गैस बनाने के साथ साथ ये कुछ अमाउंट में, बहुत छोटे से अमाउंट में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनाएगा, ये चीज याद रखना। लेकिन आप लोगों की NCERT बुक्स में ये दे नहीं रखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पर बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ही तो रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा अमाउंट में ये बनाता है, इसलिए हमारी बुक्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है हमारा H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन में तो हमने बहुत ही आसानी से लिख दी, लेकिन अगर H2 और O2 को मिला के हमें वो पानी बनाना है तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। ये इतना आसान भी नहीं होता बनना कि सीधा H2 गैस आई और O2 गैस आई और पानी बन गया, क्योंकि सोच के देखो यार, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने ऑक्सीजन कितने सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पूरे एटमॉस्फेयर में 22% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और थोड़े बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यार अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतनी आसानी से रिएक्ट करके पानी बना देते, तो ऐसे तो यार हाइड्रोजन जितनी मेरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सारी खत्म ही ना हो जाती। कितना प्रेजेंट है? शायद हाइड्रोजन 0.003% समथिंग प्रेजेंट है शायद हमारे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन इतनी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे तो मेरी सारी हाइड्रोजन जो है वो खत्म ही हो जाएगी और बचेगी ही नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कई बार हम थोड़ा प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, कई बार टेम्परेचर भी लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, मतलब हीट देनी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा कार्बन को, तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ती है, तभी मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O लिक्विड बनाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि भैया वो फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, तो मैं बोलूंगा यार थोड़ा आप लोग भी रिसर्च वगैरह थोड़ा सर्च करो गूगल में जाके कि H2O गैस और O2 गैस किन फेवरेबल कंडीशंस में मिलकर H2O लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सर्च करो। बाकी हम इसको एक बार देखते हैं कि बैलेंस कैसे होगी। तो H2O2 अब थोड़ा जल्दी जल्दी बैलेंस करते हैं। यहाँ O2 के कितने एटम्स हैं? 2। यहाँ O2 का एक एटम है, तो यहाँ मैंने बैलेंस कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का मामला खराब हो गया। हाइड्रोजन क्या कितने हो गए? 4 एटम्स हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार मैं इसको बैलेंस करूंगा। और आप लोग गूगल में जरूर सर्च मारना कि वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ठीक है, और ये बात भी सत्य है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इतना 22% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सिर्फ 0.03 समथिंग परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ये दोनों रिएक्ट कर जाते एक बार को, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता। पर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिल पाते। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं कि ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, वो आप लोग सर्च करोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।